नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प जापानी सोच पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं, इकिगाई। हमारे पास हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस की किताब है, इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। तो आज हम इसी से जुड़ी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये जो जीवन में एक मकसद या होने का कारण होने की बात है, और क्या इसका वाकई एक लंबी खुशहाल जिंदगी से कोई सीधा कनेक्शन है। और देखिए, बात दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि ये आइडिया ओकिनावा की स्टडी से जुड़ा है। ओकिनावा जापान का वो द्वीप जो अपने बहुत लंबी उम्र वाले लोगों के लिए जाना जाता है। तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में एक मकसद भरी जिंदगी जीने से उम्र लंबी हो सकती है। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं आज। हाँ, बिल्कुल। और ये सोचना भी बड़ा फैसिनेटिंग है कि शायद खुशी और लंबी उम्र का राज कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर, हमारे उद्देश्य की भावना में ही छिपा हो। जो स्रोत हमारे पास है वो यही बताते हैं कि इकिगाई कुल एक चीज नहीं है, बल्कि ये कई जरूरी चीजों का एक तरह से संगम है, एक बैलेंस है। तो सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल, ये इकिगाई आखिर है क्या भला? सुना है इसका मतलब होता है होने का एक कारण या रीजन फॉर बीइंग। हाँ, बिल्कुल सही, वही इसका मतलब है। लेकिन किताब इसे और अच्छे से समझाने के लिए चार मुख्य हिस्सों के एक इंटरसेक्शन, मतलब जहाँ वो मिलते हैं, उसके तौर पर देखती है। आप सोच सकते हैं जैसे चार गोले हैं जो बीच में कहीं मिल रहे हैं। पहला गोला है, आप क्या पसंद करते हैं, मतलब आपका पैशन, वो काम जिन्हें करने में आपको मजा आता है, जिनसे एनर्जी मिलती है, जिन्हें करते हुए आप टाइम भूल जाते हैं। दूसरा है, आप किस में अच्छे हैं, ये आपकी स्किल्स, आपकी काबिलियत से जुड़ा है। वो चीज़ें जो आप नेचुरली अच्छा करते हैं या जो आपने सीखी हैं और बढ़िया करते हैं। तीसरा गोला, दुनिया को किसकी ज़रूरत है, ये है आपका मिशन, मतलब समाज को, आसपास के लोगों को आपसे क्या चाहिए, आप ऐसा क्या दे सकते हैं जिसकी सच में ज़रूरत हो। और चौथा है, आपको किसके लिए पैसे मिल सकते हैं, ये आपके प्रोफेशन या कमाई से जुड़ा है। क्या आप अपनी पसंद, स्किल और दुनिया की ज़रूरत से कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे गुजारा चल सके। चार गोले जहां मिलते हैं, सुनने में तो ये बड़ा साफ सुथरा सा लगता है, पर असल जिंदगी में क्या ये इतना आसान है? मतलब ये पहचानना कि दुनिया को क्या चाहिए या किसके लिए पैसे मिल सकते हैं, ये तो बाहरी चीजों पर भी निर्भर करता है ना। और ये चीजें तो बदलती रहती हैं। हाँ, ये बहुत ज़रूरी सवाल उठाया आपने। और देखिए, किताब भी ये नहीं कहती कि ये आसान है या एकदम से मिल जाएगा। असल में ये एक खोज है, एक सफ़र है। अपने इकिगाई को ढूंढने के लिए इन चारों बातों पर लगातार सोचना पड़ता है, खुद से सवाल करने पड़ते हैं। ये कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक दिशा है। और जब ये चारों चीज़ें बैलेंस में होती हैं, तब जिंदगी में एक गहरी संतुष्टि और उद्देश्य का एहसास होता है। ये सिर्फ जुनून के पीछे भागना या सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि इन सब का एक सही मेल बिठाना है। और हाँ, ये बैलेंस वक्त के साथ बदल भी सकता है। और यहीं पर मुझे लगता है ओकिनावा वाली बात आती है। वो इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ एक थियोरी नहीं रहने देती, बल्कि एक जीती जागती मिसाल बना देती है। किताब तो सीधे सीधे एक ही गाय को ओकिनावा के लोगों की लंबी उम्र से जोड़ती है। तो क्या खास मिला लेखकों को वहां? बिल्कुल, ओकिनावा इस पूरी पहेली का एक बहुत अहम हिस्सा है। लेखकों ने वहाँ के जो शतायु लोग हैं, मतलब 100 साल या उससे ज्यादा जीने वाले, उनकी जीवन शैली को स्टडी किया और पाया कि उनकी लंबी और सेहतमंद जिंदगी के पीछे कुछ खास आदतें और सिद्धांत काम करते हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि जीने के बहुत सरल लेकिन गहरे तरीके हैं। पहला है आहार। उनका खाना ज्यादातर ताज़ी सब्जियों, फलों, साबुत अनाज, सोया, इन पर बेस्ड होता है। मांस या प्रोसेस्ड खाना बहुत कम। और एक बड़ा अनोखा नियम है उनका, हारा हाची भू। हाँ, हरा हाचिबू, मैंने सुना है इसके बारे में। ये 80% वाला नियम है ना? हाँ, वही। इसका मतलब है पेट जब करीब 80% भर जाए तो खाना बंद कर दो। ये ज्यादा खाने से बचाता है, पाचन ठीक रखता है और शायद उम्र बढ़ने के प्रोसेस को भी धीमा करता है। 80% पर रुक जाना, ये तो आजकल की ऑल यू कैन ईट वाली संस्कृति से बिल्कुल उल्टा है। ये अपने आप में एक तरह की माइंडफुलनेस प्रैक्टिस लगती है, अपने शरीर को सुनना। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ पेट भरना नहीं, शरीर का सम्मान करना है। दूसरा जरूरी फैक्टर है फिजिकल एक्टिविटी। लेकिन यहाँ जिम वाली कसरत की बात नहीं हो रही। ये हल्की फुल्की मगर लगातार होने वाली एक्टिविटी है, उनकी रूटीन का हिस्सा है। जैसे बागवानी करना, जो ओकिनावा में बहुत कॉमन है, रोज टहलना, घर के काम करना।
मतलब वो लगातार एक्टिव रहते हैं पर बहुत सहज तरीके से। अच्छा, मतलब एक्टिविटी उनकी जिंदगी में ही शामिल है, अलग से कोई बोझ नहीं। ये दिलचस्प है। और तीसरा पहलू क्या था? तीसरा और शायद सबसे ज्यादा असरदार वो है मजबूत सामाजिक बंधन। ओकिनावा में कम्युनिटी की भावना बहुत गहरी है। लोग एक दूसरे से सिर्फ मिलते नहीं बल्कि भावनात्मक और प्रैक्टिकल तौर पर जुड़े होते हैं। वहाँ मोआई नाम की एक कमाल की परंपरा है। बचपन के दोस्तों के ग्रुप्स जो जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देते हैं, सामाजिक, भावनात्मक, यहाँ तक कि पैसे से भी मदद करते हैं। ये जो अपनेपन की भावना है ना, ये अकेलेपन को दूर रखती है जो आजकल सेहत की कई समस्याओं का बड़ा कारण है। मोआए, जिंदगी भर का सपोर्ट सिस्टम, ये तो कमाल का कॉन्सेप्ट है। लेकिन क्या आज के दौर में जहां सब कुछ इतना तेज है, लोग इतनी गहरी कमिटमेंट कर पाते हैं? ये थोड़ा मुश्किल नहीं लगता? हाँ, ये चिंता तो जायज है। शायद मुआए जैसा सिस्टम हर जगह न बन पाए, लेकिन इसका जो मूल आइडिया है, गहरे भरोसे वाले रिश्ते बनाना और उन्हें निभाना, वो तो हर समाज के लिए जरूरी है। ये हमें याद दिलाता है कि इंसान को कनेक्शन चाहिए, हमें अपने रिश्तों को अहमियत देनी होगी। और चौथा तत्व है पॉजिटिव सोच और लचीलापन, रेजिलियंस। ओकिनावा के जो बुजुर्ग हैं वो आमतौर पर आशावादी पाए गए। जिंदगी की मुश्किलों का सामना शांति से करते हैं। उनमें एक लचीलापन होता है, मतलब मुश्किलों से उबर कर वापस अपने रास्ते पर आ जाते हैं। और ये ताकत शायद उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य यानी उनके इकिगाई से मिलती है, जो मुश्किल वक्त में भी हिम्मत देती है। तो ये सिर्फ कुछ अच्छी आदतें नहीं हैं, ये तो एक पूरा इकोसिस्टम जैसा है। खाना, हिलना डुलना, लोग और सोचने का तरीका सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और शायद इकिगाई वो धागा है जो इन सबको जोड़कर रखता है, उन्हें एक मतलब देता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और इसी से जुड़ी एक और जरूरी बात है, बुढ़ापे में भी एक्टिव और उद्देश्यपूर्ण बने रहना। ओकिनावा में बहुत से लोग रिटायरमेंट वाले कॉन्सेप्ट को मानते ही नहीं, मतलब काम पूरी तरह छोड़ देना। वो अपनी उम्र की परवाह किए बिना अपना पैशन, अपने शौक या कोई हल्का पुल्का काम करते रहते हैं। इससे उन्हें लगता है कि वो उपयोगी हैं और हर सुबह उठने का एक कारण मिलता है। ये रिटायरमेंट वाली सोच से तो बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ तो रिटायरमेंट मतलब बस आराम। हाँ, वहाँ ऐसा नहीं है। उनका मॉडल दिखाता है कि उद्देश्य और एक्टिव रहना उम्र पर निर्भर नहीं करता, ये एक चॉइस है। इसके साथ ही किताब माइंडफुलनेस यानी सचेत रहना और कृतज्ञता यानी शुक्रगुजार होना, इन पर भी जोर देती है। मतलब वर्तमान पल में रहना, छोटी चीजों में खुशी ढूंढना, जो है उसके लिए थैंकफुल होना, ये सब मन को शांत रखने और अपने इकिगाई से जुड़े रहने में मदद करते हैं। तो क्या ये माइंडफुलनेस और कृतज्ञता इकिगाई खोजने में मदद करते हैं, या जब इकिगाई मिल जाता है तब ये ज्यादा महसूस होते हैं? मतलब चिकन और अंडे वाला सवाल हो गया है तो। हाँ हाँ, कह सकते हैं। देखिए, ये शायद दोनों तरफ से काम करता है। माइंडफुलनेस से आप अपने अंदर की इच्छाओं, वैल्यूज को बेहतर समझ पाते हैं, तो इकिगाई खोजने में मदद मिलती है। और जब आप अपने इकिगाई के हिसाब से जी रहे होते हैं, तो आप अक्सर ज्यादा फोकस्ड और प्रेजेंट महसूस करते हैं, और शुक्रगुजार होने की भावना भी शायद ज्यादा आती है। तो ये एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। और इसी जुड़ाव से शायद वो फ्लो वाली स्थिति भी जुड़ी है जिसका जिक्र आपने किया था, वो किसी काम में पूरी तरह खो जाने वाली फीलिंग। हाँ बिल्कुल, फ्लो का कॉन्सेप्ट जिसे मनोवैज्ञानिक मिहाई चिक्सिंट-मिहाई ने बताया था, वो इकिगाई के अनुभव के लिए बहुत जरूरी माना गया है। फ्लो वो स्टेट है जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि बस वही काम रह जाता है। आपको चुनौती और आपकी स्किल के बीच एक सही बैलेंस महसूस होता है। काम ना बोरिंग लगता है, नहीं फ्रस्ट्रेटिंग, और आप टाइम भूल जाते हैं, बस उस काम में आनंद आता है। किताब यही सुझाव देती है कि ऐसी एक्टिविटीज ढूंढिए जो आपको फ्लो में ले जाएं। ये कुछ भी हो सकता है, आर्ट, म्यूजिक, लिखना, बागवानी, कोई खेल, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना, कुछ भी। जब आप फ्लो में होते हैं तो आप असल में अपने पैशन और अपनी स्किल, इकिगाई के पहले 2 गोले से गहरे लेवल पर जुड़ रहे होते हैं। लेकिन आज के जमाने में जहां इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, फोन,
नोटिफिकेशंस, क्या ये फ्लो या माइंडफुलनेस बनाए रखना ही अपने आप में एक चैलेंज नहीं है? बिल्कुल है, बहुत बड़ा चैलेंज है। इसीलिए तो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस और भी ज़रूरी हो जाती है। माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि कैसे ध्यान कंट्रोल करें, भटकाव को पहचानें और वापस अपने फोकस पर आएं। ये बाहरी शोर के बीच अपने अंदर की आवाज़ और अपने चुने हुए मकसद से जुड़े रहने में मदद करती है। फ्लो और माइंडफुलनेस दोनों ही हमें प्रेजेंट मोमेंट में टिके रहने और अपने काम या जिंदगी में गहरा मतलब खोजने में मदद करते हैं। ये आज के दौर में ज़रूरी स्किल्स हैं। ठीक है, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अब आते हैं असली सवाल पे। कोई इंसान जो अपनी जिंदगी में थोड़ा खोया हुआ महसूस कर रहा है या दिशा ढूंढ रहा है, वो इस सब जानकारी का इस्तेमाल कैसे करे? क्या किताब में कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स या एक्सरसाइजेस बताई गई हैं? आज सुझाए गए हैं। वही जो 4 सवाल थे ना, उन पर गंभीरता से सोचना, शायद लिखना या जर्नलिंग करना। मुझे सच में क्या पसंद है? मैं किस काम में अच्छा हूँ, अच्छी हूँ या क्या सीख सकता हूँ? दुनिया को मुझसे क्या चाहिए? मैं क्या दे सकती हूँ? मुझे किस काम के पैसे मिल सकते हैं? इन पर ईमानदारी से सोचना एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, पर ये याद रखना ज़रूरी है कि ये एक बार का काम नहीं, ये चलता रहता है। और किताब बड़े बदलावों के बजाय छोटे लगातार चलने वाले कदमों पर जोर देती है। जरूरी नहीं कि आप कल ही नौकरी छोड़ दें। शुरुआत छोटी हो सकती है। रोज थोड़ा टाइम उन चीजों के लिए निकालना जो आपके पैशन से जुड़ी हों, भले ही 15-20 मिनट ही सही। फिर धीरे धीरे उसे बढ़ाना। और हाँ, वो लचीलापन, रेजिलियंस डेवलप करना बहुत जरूरी है। जिंदगी में मुश्किलें तो आएंगी। इकिगाई का मतलब ये नहीं कि सब आसान हो जाएगा, बल्कि ये वो अंदरूनी कंपास है जो मुश्किल में रास्ता दिखाता है, हिम्मत देता है। स्ट्रेस से डील करने के हेल्दी तरीके सीखना भी जरूरी है। तो अगर हम मुख्य बातों को समेटें तो पहली बात शायद ये है कि इकिगाई सिर्फ लंबी उम्र नहीं, बल्कि खुशहाल और मकसद भरी लंबी उम्र का रास्ता है। क्वालिटी जरूरी है, सिर्फ साल गिनना नहीं। बिल्कुल सही। दूसरा मुख्य थीम है बैलेंस। वो चारों चीजें, पैशन, स्किल, दुनिया की जरूरत और पैसा, इनके बीच एक संतुलन। सिर्फ जुनून के पीछे भागना शायद प्रैक्टिकल न हो, और सिर्फ पैसे के लिए काम करना शायद खुशी न दे। इकिगाई इनके बीच का रास्ता खोजने की कोशिश है। और तीसरा शायद सादगी का महत्व है, जैसा ओकिनावा की लाइफस्टाइल में दिखता है। खुशी और मकसद अक्सर बहुत ज्यादा चीजों में नहीं, बल्कि सिंपल आदतों, गहरे रिश्तों और नेचर से जुड़ाव में मिलते हैं। हाँ, सही कहा। ये हमें याद दिलाता है कि शायद हमें अपनी प्राथमिकताओं पर फिर से सोचने की जरूरत है। कुल मिलाकर इकिगाई एक फ्रेमवर्क है, एक सोच है जो हमें अपने पैशन, स्किल, दुनिया की जरूरत और प्रैक्टिकल जरूरतों के संगम पर अपना मकसद खोजने में गाइड करती है। और ओकिनावा का उदाहरण दिखाता है कि ऐसी मकसद भरी जिंदगी का ताल्लुक बेहतर सेहत, लंबी उम्र और ओवरऑल वेलबींग से हो सकता है। ये याद दिलाता है कि जिंदगी में एक क्यों होना कितना जरूरी है। हाँ, और मुझे जो बात सबसे अच्छी लगती है वो ये है कि ये फिलॉसफी और प्रैक्टिकलिटी का बड़ा सुंदर मेल है। ये सिर्फ हवा में बातें नहीं करता, बल्कि ओकिनावा के लोगों की जीती जागती जिंदगी और उनके नतीजों से जुड़कर ठोस बन जाता है। ये पर्सनल मीनिंग की तलाश, बैलेंस लाइफ जीने की कला और कम्युनिटी के महत्व पर जोर देता है। एक साफ मकसद और उसके पॉजिटिव असर के बीच का ये कनेक्शन वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी जिंदगी कैसे जी रहे हैं। और ये भी दिलचस्प है कि कैसे जापान की ये सोच दुनिया भर में इतनी पॉपुलर हो रही है। शायद मकसद की तलाश एक यूनिवर्सल मानवीय इच्छा है ना? बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। किताब उन चारों चीज़ों, पैशन, स्किल, दुनिया की ज़रूरत और पैसा, के परफेक्ट संगम यानी इकिगाई का सेंटर पॉइंट को खोजने पर जोर देती है। लेकिन असल जिंदगी में अक्सर ये चारों गोले ठीक एक जगह पर नहीं मिलते। बहुत से लोग शायद ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहां पैशन और स्किल तो है, पहले दो गोले, लेकिन ये साफ नहीं कि दुनिया को उसकी क्या जरूरत है या फिर उसके लिए ठीक ठाक पैसे मिलना मुश्किल है। तीसरे और छोटे गोले, ये तो बहुत कॉमन है। तो ऐसी सिचुएशन में जहां वो परफेक्ट सेंटर नहीं मिल रहा, इकिगाई की खोज का क्या मतलब रह जाता है? क्या इकिगाई सिर्फ उसी परफेक्ट संगम में मिलता है या इन अधूरी सिचुएशंस में भी मकसद ढूंढने के तरीके हो सकते हैं? सोचा जा सकता है इस पे।